Hello everyone, welcome to Study Flux. This is General Federation video number 4। और उम्मीद है इससे पहले आप लोगों ने वीडियो नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को देख चुके होंगे। अब हम बात करेंगे वीडियो नंबर 4 में लास्ट 25 क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये दिस इज़ नॉट द एंड। इसके बाद हम बात करेंगे असिस्टेंट और दूसरी जो एजुकेशन कैडर के टेस्ट हो रहे हैं, इसके मुख्तलिफ प्रिपरेटरी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। लेट्स कंटिन्यू टू वीडियो नंबर 4। तो वीडियो नंबर 1 to 3 में हम ऑलरेडी 75 क्वेश्चंस कर चुके हैं एसएसटी जनरल के प्रिपरेशन के लिए। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से, 10th क्लास के इंग्लिश से। Most of the Muslim women led secluded lives within their homes by using the contextual clues. The word closest in meaning to secluded is, तो ऑप्शन है behind, banned to take part in social activities, prohibited by law to take part in social activities, involved little in outside social activities। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है? involved little in outside social activities। secluded का contextual meaning इधर क्या है? involved little outside social activities। Question number 77. After reading the lesson Women Roles in Pakistan Movement, it can be concluded that the paragraphs are arranged in chronological order, general to specific, specific to general। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? chronological order। क्योंकि अगर आप इस लेसन को देख ले तो इसमें जो जितने भी इवेंट्स बयान की गई है वो डेट वाइज बयान की गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ऑर्डर क्या है? क्रोनोलॉजिकल है। क्रोनोलॉजिकल जिसमें हम वो करते हैं, डेट वाइज अरेंज करते हैं। द पोएम इक्विपमेंट, क्वेश्चन नंबर 78, द पोएम इक्विपमेंट इज रिटन बाय। तो इसका पोइट के बारे में पूछ रहा है कि किस पोइट ने लिखा है? एंजिला मॉर्गन ने, लैंगस्टन ह्यूज ने, एडगर गेस ने। तो दोबारा मैं आप लोगों को इस फ्लैश कार्ड पे ले चलता हूँ। पोएम्स क्या है? ड्रीम्स, 10th क्लास में ड्रीम्स लैंगस्टन ह्यूज ने लिखा है, इंस्पायर्ड ऑफ वॉर एंजिला मॉर्गन, और इक्विपमेंट एडगर गेस्ट, दे हैव कट डाउन द फाइन्स मैरी लेज़ले, अपॉर्चुनिटी वाटर मेलॉन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन अब क्या हुआ? एडगर गेस्ट। इक्विपमेंट किसने लिखा है? एडगर गेस्ट ने। ठीक है, तो रिमेंबर द पोएट्स। एक ना एक क्वेश्चन नंबर 79 हमारे साथ क्या है? The word equipment is used by the poet as simile, metaphor, personification, illustration। तो जिस तरह आप लोगों को पता है simile जिसमें हम सिमिलरिटी कंपैरिजन करते हैं, मेटाफोर जिसमें हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के एग्जैक्टली बराबर ले लेते हैं, लाइक असद शेर है, ठीक है, सिमिली असद शेर की तरह बहादुर है। पर्सोनिफिकेशन जिसमें हम नॉन लिविंग को ह्यूमन वाली हैबिट्स देते हैं। इलिस्ट्रेशन जिसमें सेम टाइप ऑफ साउंड्स की वर्ड्स यूज हुए होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? पोएट एक्चुअली इक्विपमेंट्स एज अ बॉय को एज अ इक्विपमेंट लेता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये एक मेटाफोर है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है? इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर द लैड। एक्चुअली इक्विपमेंट इज यूज्ड इन दिस सेंस फॉर द बॉय, सो वी कैन कॉल इट मेटाफोर। क्वेश्चन नंबर 80, द वर्ड्स forks, shoes, laces are used as imagery, alliteration, simile। तो ये एक्चुअली अगर हम फोर्क्स की बात करते हैं, शूज़ या लेसेस की बात करते हैं, ये हमारे एक्चुअली हमारी इमेजिनेशन या सेंसेस को हमारा वो करता है, ठीक है, या अपील करता है। तो ये क्या हुआ? इमेजरी हुआ। कंसेप्ट क्या है इमेजरी का? अपील टू सेंसेस ऑफ साइट, स्मेल और टेस्ट। तो इस टाइप की चीज़ों को हम क्या करते हैं जिसमें हमारी आंखों या टेस्ट या टच के बारे में कुछ ना कुछ वो हो, अपीलिंग हो, तो इसको इमेजरी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, दे वॉक्ड डैश द स्ट्रीट एंड टर्न लेफ्ट। तो इसमें प्रीपोजिशन है अराउंड, ऑन टू, डाउन, अक्रॉस। सो दे वॉक्ड डाउन द स्ट्रीट। करेक्ट ऑप्शन क्या है? डाउन द स्ट्रीट। और इस तरह की दूसरी कुछ प्रीपोजिशन किस तरह बनते हैं? ही वॉज बोर्न डैश अ फार्म। तो इस क्वेश्चन की जो वो है ऑप्शन है क्या है? ऑन है, एट है, बिटवीन है, टू है। ही वॉज बोर्न डैश ए फार्म। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में इसका आंसर लिख लीजिए, ठीक है।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 82, आई हैव नॉट सीन हर डैश जून। तो इसमें ऑप्शन है फॉर, इन, सिंस, ऑन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सिंस जून। ठीक है। और दूसरा एक क्वेश्चन है, गेट द बॉल बिफोर इट रोल्स डैश द हेल्प। तो ऑप्शन है इन, डाउन, अप। गेट द बॉल्स बिफोर इट रोल्स डैश द हेल्प। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, ठीक है, अपने नॉलेज को टेस्ट करके ज़रूर कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज़ द डैश यू। ठीक है। तो इसमें इस सेंटेंस को फिल करने के लिए ऑप्शंस क्या बनते हैं? मैटर ऑफ, मैटर विद, मैटर टू। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? व्हाट इज़ द मैटर विद यू। कंसेप्ट क्या है? एक्चुअली इस टाइप के जो प्रेजेस होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशनल प्रेजेस। और प्रीपोजिशनल प्रेज क्या करता है? दैट मॉडिफाइज अ नाउन, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो नाउन, वर्ब या ऑब्जेक्ट की मीनिंग में इजाफा करने वाले जो वो प्रेजेस होते हैं इसको क्या कहते हैं? प्रीपोजिशनल प्रेज। तो ये हेयर इट इज़ ए प्रीपोजिशनल प्रेज विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ यू। The Indus River system, question number 84. The Indus River system originates near the Kailash range. ये एक्चुअली मैं 10th क्लास की वाटर स्कैरसिटी वाली लेसन से लिया गया है। Originates in near the Kailash range, near the Kailash range dash। तो एक्चुअली में ये बता रहा है कि ये इंडस रिवर सिस्टम ओरिजिनेट कहाँ से अराइज होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है। तो ऑप्शन है कश्मीर, इंडिया, तिब्बत। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? तिब्बत है। ठीक है। और तिब्बत के बारे में एक और इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज जो बहुत से पेपर्स में पूछा जाता है, तिब्बत इज़ आल्सो नोन एज द वाटर टावर ऑफ चाइना। ठीक है। चाइना के जितने यंगजी और इस टाइप के जो रिवर्स हैं बड़े बड़े, वो भी तिब्बत से निकलते हैं और इंडस रिवर सिस्टम भी तिब्बत से निकलता है। ये चाइना का वो पाकिस्तान के करीब वाला इलाका है। द इंडस रिवर इज़ कम्बाइंड the Indus River is considered as dash of the Pakistan। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? इंडस रिवर को पाकिस्तान का क्या समझा जाता है? तो लिवलीहुड ऑफ पाकिस्तान, लाइफ फ्लूइड ऑफ पाकिस्तान, लाइफ ब्लड ऑफ पाकिस्तान। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है? लाइफ ब्लड ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रिमेंबर इट। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान रैंक्स एट द डैश इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज फेसिंग वाटर क्राइसिस। तो वाटर क्राइसिस जो फेस करते हैं जो कंट्रीज, इसमें पाकिस्तान कौन से नंबर पे है? तो ऑप्शन है 6th पोजीशन, 7th पोजीशन, 8th पोजीशन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या है? 7th पोजीशन। पाकिस्तान रैंक्स एट पोजीशन नंबर 7 ऑन वाटर स्कार्सिटी लिस्ट। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद में असिस्टेंट और बाकी जो ईटा की टेस्ट है एजुकेशन कैडर में, इसकी एमसीक्यूज भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बिल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 87 हमारे साथ क्या है? मोस्ट इन्फिनेटिव्स बिगिन्स विद द डैश। तो इसमें विद, फ्रॉम और टू। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? मोस्ट इन्फिनिटिव्स एक्चुअली बिगिन्स विद टू। ठीक है। कॉन्सेप्ट एक्चुअली में इन्फिनिटिव्स का क्या है? ये 10th क्लास के ग्रामर सेक्शन से लिया गया है, तो प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, में भी ईटा वाले पूछ सकते हैं। एन इन्फिनिटिव इज अ वर्ब दैट फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड एज नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होने वाला एक वर्ब फॉर्म है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? दिस स्पीच इज़ ईजी टू मेमोराइज। ठीक है। ये एक्चुअली में स्पीच को वो क्या कहता है? दिस स्पीच इज़ ईजी। ये एक सेंटेंस है, लेकिन इसके साथ क्या है? एडवर्बियल फ्रेज है, टू मेमोराइज। तो ये एक इन्फिनिटिव है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 88, अ जिरंड इज़ अ वर्ब प्लस ing यूज्ड एज डैश। तो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, या प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो ये हमारे साथ एक्चुअली में एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है। जिरंड हमारे साथ नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल इसकी क्या है? स्विमिंग है, बॉलिंग है, राइटिंग है। ठीक है। तो इसमें जो सेंटेंसेस में ये यूज़ होता है तो ये एज ए नाउन यूज़ होते हैं। ठीक है। इसको हम जिरंड कहते हैं, वर्ब प्लस ing फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 89, द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट वॉज प्रोड्यूस्ड इन डैश। 1982, 1983, 1984। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या है? 1983 में बनाया गया था।
the first genetically modified plant. The plant name was antibiotic resistant tobacco plant. ठीक है, ये plant. अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 90 हमारे साथ क्या है? Daesh was the first country to commercialize a transgenic crop in 1990. वो कौन सा मुल्क था जिसने ट्रांसजेनिक प्लांट को कमर्शलाइज किया? इसको मतलब अलाउड किया कि इसको लोग वो कर सकते हैं, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं, प्लांट कर सकते हैं. तो वो यूएसए था, जापान था या चाइना? तो फर्स्ट जो कंट्री था वो किया था चाइना था. 1983 में उन्होंने ये वो किया था, इंट्रोड्यूस किया था. दे इंट्रोड्यूस्ड वायरस रेजिस्टेंस टोबैको. और एक्चुअली ये प्लांट कौन सा प्लांट था? ये एक टोबैको था जिसमें वायरस रेजिस्टेंट जीन्स उन्होंने इंसर्ट किए थे. अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 91 हमारे साथ क्या है? इन 2007 Daesh altered a cat's DNA to make it glows in the dark. 2007 में किस मुल्क के साइंसदानों ने कैट्स की डीएनए को अल्टर्ड किया और इसमें जो ग्लोइंग जीन्स थे उन्होंने इंसर्ट की थी? तो वो चाइनीज़ साइंटिस्ट थे, साउथ कोरियन साइंटिस्ट थे या अमेरिकन साइंटिस्ट थे? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? साउथ कोरियन साइंटिस्ट ने ये इंसर्ट किया था. और इससे पहले हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट वो किया था चाइना ने किया था, ठीक है, 1983. सो रिमेंबर इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 92. द इंफॉर्मेशन डेटाबेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डैश. तो इसमें ऑप्शन है सेल, जेनेटिक और जीन्स. तो ये मैंने एक्सरसाइज के एंड से लिया, ठीक है. तो ये करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है? जीन्स है. इसको जीनोम भी हम बोलते हैं, एक ऑर्गेनिज्म के जो डेटाबेस है इसको. 93. आफ्टर केयरफुली रीडिंग द टेक्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स इट लुक्स टू बी. ये जो टेक्स्ट है हमारे साथ, एक्चुअली ये लेसन जो है ना, ये क्या है? नैरेटिव है, ओपिनियन है, टेक्सचुअल रेफरेंसेस है या आर्गुमेंटेटिव है? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है? ये एक्चुअली में आर्गुमेंटेटिव है, ठीक है. इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स बयान की गई है, एक एक आर्गुमेंट किया गया है, तो ये आर्गुमेंटेटिव है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 94. दे हैव कट डाउन द फाइन्स. द पोएम इज रिटन बाय. ये पोएम एक्चुअली में किसने लिखा है? तो पोएट इसमें दिए गए हैं लैंगस्टन ह्यूज, एंजेला मॉर्गन, मैरी लेज़ले. तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है? मैरी लेज़ले है, ठीक है. और इस पोएम का जो क्या है? दे हैव कट डाउन द ट्रीज. इस पोएम का जो वो है टोन क्या है? सॉरोफुल है. तो रिमेंबर दिस 2 MCQs अबाउट दिस पोएम. और दोबारा बताता हूँ ये स्लाइड, ठीक है. सारे पोएट्स याद रख लीजिए, साथ साथ में 9th क्लास की जो टेस्ट कार्ड है वो भी रिमेंबर किया. फर्स्ट जो वीडियो है इसमें डिस्कस किया है, ठीक है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95. क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है? बाय यूजिंग द कॉन्टेक्चुअल क्लूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू ट्रूडन इज. ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है ट्रैम्पल्ड, वॉक्ड, स्टोर. तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है? ट्रैम्पल्ड. जो ट्रूडन इसका मीनिंग क्या है? ट्रैम्पल्ड है. क्वेश्चन नंबर 96. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वाज वन ऑफ द डेश लिटरेट पर्सन ऑफ मक्का व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकेम रसूल. पैगंबर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रसूल बने तो इस वक्त मक्का में कितने लोग थे जिन्हें लिखना पढ़ना आता था, जिसमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे? तो ऑप्शन है 16, 17, 18. तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है? 17 पीपल थे जिसमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे. ठीक है. Also, he entered the fold of Islam at the age of, ठीक है, कि कौन से एज में वो इस्लाम में दाखिल हुआ? तो ये ऑप्शन क्या है? 27. 27 साल की उम्र में वो इस्लाम में दाखिल हुई थी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु. ठीक है. 17 लोगों में से एक थी लिटरेट और एक 27 साल में इस्लाम में दाखिल हुई थी. क्वेश्चन नंबर 97 क्या है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाज इन नो केस हायर देन एन ऑर्डिनरी मैन. किसी आम आदमी की तरह वो ज़िंदगी बसर कर रही थी. दिस शोज दैट द कैलिफ हिज लाइफ स्टाइल वाज डैश. इसका मतलब ये हुआ कि खलीफा का तर्ज ज़िंदगी क्या था? ऑफ्लुएंट, लग्जूरियंट और ऑस्टेरे और लेविश. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑस्टेरे. ऑस्टेरे इसमें जो हम गरीबी और इस टाइप की जो वो होते हैं, इसका मीनिंग इस टाइप का बनता है. अफ्लुएंट, अमीर, लग्जूरियंट जिसमें हम बड़े बड़े गाड़ी और इस टाइप की जो मज़े और चर्चे होते हैं, इस किस्म की लाइफ को हम लग्जूरियस लाइफ कहते हैं, किंग साइज लाइफ. ठीक है. और लेविश भी इस टाइप का कुछ वर्ड है, आई डोंट रिमेंबर इट. क्वेश्चन नंबर 98 क्या है? अगर मैं इसको मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ, इस तरह कुछ हगी स्किन या इस टाइप का कुछ वर्ड है. लास्ट के जो 14 नंबर लेसन है 10th क्लास के लिए आ गया है. was an aristocrat, soft-hearted and well-mannered man. aristocrat एक जो जिसमें हम शुरफा इस टाइप का वर्ड यूज़ करते हैं, इस टाइप का एक शख्स था.
तो ये कौन था? चाइनीज़ था, जापानीज़ था और फ्रेंच था। तो ये एक्चुअली में फ्रेंच था। करेक्ट ऑप्शन क्या है? फ्रेंच। होगी इट्स किंग वाज अ फ्रेंच एरिस्टोक्रेट। ठीक है, एरिस्टोक्रेट शरुफा को कहते हैं नॉर्मली हम। द थीम ऑफ द स्टोरी द मॉडल मिलियनेयर इज डैश। इसका जो थीम है ये मॉडल मिलियनेयर, जो अभी इससे पहले जो क्वेश्चन हुआ वो भी इससे था। ठीक है, ये एक वो है स्टोरी है, ड्रामा है इस टाइप का। तो इसका जो है ना थीम क्या है? वर्क इज हार्डशिप, हार्ड वर्क नेवर फेल्स, काइंडनेस बिगेट काइंडनेस। तो इसका थीम क्या है? काइंडनेस बिगेट काइंडनेस। ठीक है, question number 100 and the last one, and find the future pages. White as snow. In this line the word snow is used as simile, metaphor and personification. तो ये correct option इसमें क्या है? इसको as स्नो लिया गया है, तो ये एक मेटाफोर बनता है। सिमिली, सिमिलरिटी, पर्सोनिफिकेशन, जिसमें हम नॉन लिविंग को लिविंग के हैबिट्स देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और प्लीज़ 4 जो पार्ट्स है इसको वो बार बार देख लीजिए, क्योंकि एसएसटी के लिए बड़े बड़े इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो प्लीज़ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक एंड बाय बाय।